नमस्ते बच्चों। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ए, बी और सी तीन अभिकारक हैं जिनके मोलों की संख्या स्मॉल में ए, बी और सी लिखा है। ये तीनों अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे पहला वाला टॉपिक हम द्रव्य अनुपातिक नियम पढ़े थे और द्रव्य अनुपातिक नियम जिसे दर नियम भी कहते हैं, उसके अनुसार अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं? आर से। और आर का मान किसके बराबर होता है? आर का मान होता है आपका dx/dt के बराबर होता है। तो कहा जा सकता है द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ अभिकारक कौन कौन है? यहाँ अभिकारक है ए, बी और सी। तो द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपातिक जो नियम है उसके अनुसार लिखेंगे कि अब आर मतलब अभिक्रिया की दर, और इसको मैं क्या बताई थी? dx/dt के बराबर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस क्यों लिखे हैं बताई थी? माइनस इसलिए लिखे क्योंकि हम अभिकारक की बात कर रहे हैं और समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। तो ये हो गई अभिक्रिया की दर। हम अभिक्रिया की दर की जगह आर लिख सकते हैं या -dx/dt लिख सकते हैं। समानुपात की जगह समानुपात। अभिकारक कौन कौन है? ए, बी और सी। सांद्रता बोल रहे हैं इसलिए हमने उसको बड़े कोष्टक में डाल दिया है। और ये रहा ए के सांद्रता पी, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि P, Q, R क्यों लिए हैं, जबकि वहाँ तो हमारा स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c था। यहाँ पर बात यह है कि कभी कभी इनको जोड़ने पर अभिक्रिया की दर 7, 8 या उच्च कोटि की हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है कि जब अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, और जिस चरण में अभिक्रिया सबसे स्लो होता है, सबसे मंद होता है, वही अभिकारक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। तो खैर ये बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर P, A, B, C की जगह मैं P, Q, R इसलिए लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका A, B, C का मान जो वास्तविक गुणांक है उसका मान P, Q, R के बराबर हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता। बराबर तब होता है जब अभिकारकों की संख्या कम होती है, और P, Q, R का मान A, B, C के बराबर नहीं होता क्योंकि जब अभिकारकों की संख्या अधिक होती है। तो फिलहाल आप P, Q, R मानिए, या आप लिख सकते हैं A + B + C, N की जगह। N मतलब अभिक्रिया की कोटि, इनको जोड़ने पर, है ना। या आप लिख सकते हो P, Q, R। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसके घातों की संख्या को जोड़ते हैं P, Q, R, या कभी P, Q, R की जगह क्या लिख सकते हैं? A, B, C। तो इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही N मतलब अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया की कोटि को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया में बांटते हैं। लेकिन अभिक्रिया की दर प्रथम द्वितीय कोटि की ज्यादा होती है। 3 या 4 कोटि की अभिक्रिया बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, बहुत कम देखा गया है, इसलिए हम उसको यहाँ पर गणितीय व्यंजक नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के, मतलब अभिकारक क्या मानेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता, बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता के कितने घात के? शून्य घात के। 0 पावर लिखा है मतलब कौन सा घात हो गया आपका? शून्य घात के समानुपाती होता है, तो इसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? जब अभिक्रिया की दर, ये हो गया, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आती तो दूसरी परिभाषा भी है। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। पहला परिभाषा, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी परिभाषा है, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे dx/dt लिए। यहाँ पर dx/dt को आपको नहीं लेना है, बल्कि x मतलब क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ पर अभिकारक कौन है?
आर। तो यहाँ पर माइनस की जगह मैं माइनस लिखी हूँ। और ये वाला सूत्र कहाँ से आता है हम लोगों का? ये सूत्र मिला है हमको तात्क्षणिक वेग या दर से प्राप्त हुआ है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर x की जगह आपको x मतलब अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की जगह क्या लिखोगे आप? अभिकारक R, रिएक्टेंट। तो ये हो गया माइनस डी की जगह डी, x की जगह क्या लिखी हूँ? R, और ये बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता बटा dt। समानुपात होता है किसके? अभिकारक। अभिकारक कौन है? R। ये रहा उसकी बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता, और शून्य घात मतलब 0 पावर। तो ये हो गया माइनस डी, बड़े कोष्टक के अंदर R है मतलब R की सांद्रता बटा dt इज इक्वल टू, यहाँ पर समानुपात का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए K, 0 इसलिए लिए क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और ये हो गया R की सांद्रता कितनी? 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस डी R की सांद्रता बटा dt इज इक्वल टू K0। K0 क्यों? क्योंकि जब किसी का घात शून्य होता है तो उसका मान कितना मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं। अगर मैं dt को पक्षांतर करती हूँ तो मेरे पास नया समीकरण मिलेगा d R की सांद्रता बराबर K0, dt चूंकि यहाँ पर भाग में था, इधर जाने पर किसमें हो जाएगा? गुणा में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास अब नया सूत्र बना d माइनस डी R की सांद्रता बराबर K0 dt। अब ये माइनस को ट्रांसफर करने पर इधर बच जाएगा d R की सांद्रता बराबर माइनस K0 dt। आप मैथ्स वाले लोग समाकलन जानते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण है इसमें दोनों पक्ष मतलब लेफ्ट और राइट का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी आर की सांद्रता बराबर माइनस, बाहर निकालिए, ये रहा आपका K0 dt का समाकलन। अगर डी आर का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? आपका आर आएगा। और यहाँ पर K0 dt का समाकलन करेंगे तो K0 कुछ चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dt का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t। और प्लस आई इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन करने पर समाकलन स्थिरांक लिखा जाता है। तो आई क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अगर हम मान लेते हैं कि इस t को 0 मान लेते हैं और इस r की जगह हम r इनिशियल लेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन पर इस r की जगह हम क्या लिखेंगे? r इनिशियल, माइनस की जगह माइनस है, K0 की जगह K0 है, t की जगह कितना लिखेंगे हम? 0 प्लस आई। तो यहाँ पर आपको मिलेगा r की सांद्रता इनिशियल इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I, क्योंकि ये पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक, आगे देखते हैं। I का मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, ये आपका समीकरण 1 है। तो I का जो मान है हमको कितना मिला? R की सांद्रता इनिशियल, इस मान पर रखेंगे तो आपको नया समीकरण मिलेगा R बराबर माइनस K0t प्लस, यहाँ पर I की जगह क्या रखेंगे हम? R की सांद्रता इनिशियल। ये माइनस K0t को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस K0t प्लस K0t हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R इनिशियल, R की सांद्रता इनिशियल माइनस ये इधर जाने पर हो जाएगा R की सांद्रता। ठीक, अब यहाँ पर K0t को पक्षांतर किए तो t यहाँ पर गुणा में था, बाद में क्या आ जाएगा? भागफल में। R की सांद्रता इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, और ये हो गया R की सांद्रता मतलब अंतिम सांद्रता। अगर हम दोनों का अंतर है, मतलब यहाँ पर अगर हम R इनिशियल की सांद्रता में R की सांद्रता को घटा दे और इसके मान को अगर हम x से प्रदर्शित करते हैं तो आपको समीकरण मिलेगा K0, इसकी जगह क्या लिखेंगे? x अपॉन t। x मतलब अभिकारक की सांद्रता, और अभिकारक की सांद्रता की इकाई क्या होती है? K0। तो अभिकारक की सांद्रता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या बना? ग्राम K0 इज इक्वल टू ग्राम लीटर इनवर्स, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई तैयार हो गई, या इकाई हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेम परिभाषा, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती था, तो हम उसको क्या मान रहे थे? जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के, अब आप लोग पढ़ेंगे 1, क्योंकि हम प्रथम कोटि की पढ़ रहे हैं, तो जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी परिभाषा कि जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के 1 घात के, ठीक है। दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा क्या पढ़े? जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दूसरी परिभाषा लिखोगे, जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक
कई अभिकारक हैं, उसमें से केवल एक अभिकारक। तो जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे एक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे प्रथम कोटि की या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, व्यंजक निकालते हैं। ये हो गया आपका रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो उत्पाद में चेंज होता है। तो मैं आपको बताई थी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या होगा, ये हो गया आपका अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से, और इसका मान क्या मानते हैं हम लोग, डी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। ये था तात्क्षणिक वेग में। यहाँ पर एक्स की जगह अब भी बताई हूँ क्या लेना है आपको, आर की सांद्रता, आर मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता। तो ये हो गया माइनस डी एक्स डी, ये हो गई आर की सांद्रता अपॉन डी टी, समानुपात होती है अभिकारक के सांद्रता के एक घात के। ठीक, चलिए ये हो गया माइनस डी, ये हो गया आर की सांद्रता बटा डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर समानुपात का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए के। चूंकि ये प्रथम कोटि का था इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे 1। ये हो गई आर मतलब अभिकारक, बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता, और एक घात के समानुपाती होता है। समीकरण बना आपका, इसको अगर मैं पक्षांतर कर देती हूँ, एक घात को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर पक्षांतर करने पर नया समीकरण मिलेगा डी आर की सांद्रता बटा आर की सांद्रता इज इक्वल टू K1, और ये डी टी इधर पक्षांतर होने पर डी टी गुणा हो गया। ये जो आपको समीकरण मिला है, इस समीकरण का हमको समाकलन करना है। ठीक है, आपको जो हम समीकरण प्राप्त हुआ इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करने पर माइनस चिन्ह बाहर आ गया, समाकलन हो गया डी आर की सांद्रता बटा ये हो गई आपकी आर की सांद्रता बराबर इधर हो गई आपकी K1 डी टी की का समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाकलन करने पर यहाँ पर K1 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो नया समीकरण मिला माइनस समाकलन डी आर की सांद्रता बटा ये हो गई आपकी आर की सांद्रता इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, समाकलन किसका होगा, केवल डी टी का। ठीक, जब हम लोग को एक बात याद रखिएगा, डी एक्स अपॉन एक्स का जब समाकलन होता है तो आंसर कितना आता है, एक्स आता है। मैथ्स वाले जानते हैं, जब डी एक्स बटे एक्स का समाकलन करते तो आंसर कितना आता है, एक्स। यहाँ पर डी आर की सांद्रता बटे आर का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, जब डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन करते हैं तो आंसर आता है आपका लॉग एक्स आंसर आता है। ठीक है, लॉग 10 बेस एक्स या नेचुरल लॉग कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस डी आर की सांद्रता बटा आर का हम समाकलन किए तो ये रहा आर। नेचुरल लॉग इसलिए है क्योंकि हम कभी भी याद रखिएगा डी एक्स के सापेक्ष एक्स का डी एक्स बटे एक्स का समाकलन करेंगे तो ये आता है नेचुरल लॉग एक्स आता है। ठीक है, नेचुरल लॉग एक्स आता है, तो माइनस की जगह माइनस डी आर की सांद्रता बटे आर का समाकलन करेंगे तो आर आएगा जैसे इसमें आया है, और नेचुरल लॉग क्योंकि ये आपका समाकलन का नियम है। ये हो गया आपका K1 टी, आपका dt का समाकलन करेंगे तो t, और समाकलन किए हैं तो इसलिए धन समाकलन स्थिरांक। अब यहाँ पर सेम वैसे करेंगे कि t का मान हम 0 मानेंगे और r को मारेंगे r की सांद्रता इनिशियल रखने पर। तो यहाँ पर हो गया आपका समीकरण 1 में मान रखने पर ये हो गया माइनस नेचुरल लॉग, r की जगह मानेंगे r की सांद्रता, ये रहा आपकी इनिशियल। ठीक है, बराबर हो गया K1 की जगह K1, t की जगह कितना रखना है, 0 रखना है, और ये रहा I। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस नेचुरल लॉग r की सांद्रता इनिशियल इज इक्वल टू I, क्योंकि इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। अब इस I के मान को समीकरण 1 में फिर रख देते हैं। समीकरण I का मान कितना मिला, I का मान मिला माइनस नेचुरल लॉग r की सांद्रता इनिशियल। चलिए मान रखिए, जब समीकरण 1 में मान रखते हैं तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग r इनिशियल की सांद्रता। ठीक है, बराबर हो गया आपके पास, यहाँ पर मान रखते हैं तो मान रखने पर हो गया आपके पास r इनिशियल r की सांद्रता, यहाँ पर ये हो गया आपके r की सांद्रता माइनस K1t, ये हो गया K1t, और माइनस क्योंकि यहाँ पर I का मान मिला है माइनस नेचुरल लॉग r की सांद्रता इनिशियल, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भी नेचुरल लॉग और r की सांद्रता इनिशियल है और ये भी नेचुरल लॉग r की सांद्रता है, तो पक्षांतर कर सकते हैं। अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगी तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग r की सांद्रता इनिशियल माइनस, ये पहले से माइनस में था, नेचुरल लॉग r की सांद्रता, ये रहा आपका नेचुरल लॉग r की सांद्रता इज इक्वल टू, इस सेट क्या क्या बचा आपके राइट हैंड साइड में K1t।
हम लोग को मालूम है कि लॉग में अगर किसी भी दो चीजों के बीच माइनस का निशान होता है तो हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, भाग में। तो ये हो गया नेचुरल लॉग, ये हो गई आर इनिशियल की सांद्रता, आर की सांद्रता इनिशियल बटे ये हो गया आपकी आर की सांद्रता इज इक्वल टू K1T। ठीक है, इस टी को ट्रांसफर करेंगे, इस टी को ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, K1 बचेगा इज इक्वल टू, ये टी यहाँ पर गुणा था तो किस में चला जाएगा, भाग के रूप में। ये हो गया नेचुरल लॉग, ये हो गया आपकी आर की सांद्रता इनिशियल बटा हो गया आपका आर की सांद्रता। नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया K1 की जगह K1, नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में चेंज की तो 2.303 से गुणा कर दी, तो इसमें 1 से गुणा करने पर 2.303 ही आएगा, बटे में T है। ये हो गई आर की सांद्रता इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में, ये हो गई आर की सांद्रता अंतिम अवस्था में। ये बना आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक बनने के बाद आपको इसका इकाई पता होना चाहिए, है ना, इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होती, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये हो गई आपके पास, परिभाषा से ही देखेंगे हम, परिभाषा से ही हम इकाई निकाल सकते हैं। तो दो परिभाषा देखे थे क्या, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरी परिभाषा क्या लिखे, जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, पहले निकाल चुके हो, ग्राम प्रति लीटर प्रति सेकंड या ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स निकाल चुके हो। समानुपात की जगह समानुपात लिए, अब समानुपात का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट क्या लिए, K1, और अभिकारक, और ये बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता, और सांद्रता की इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर। तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गई अभिक्रिया की दर की इकाई, समानुपात की जगह समानुपात, और अभिकारक की सांद्रता की इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। तो ये हो गया ग्राम लिख सकते हैं, प्रति को लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ये रहा बटे में सेकंड है, इसको भी हम सेकंड इनवर्स लिख, तो ग्राम प्रति लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो गया इज इक्वल टू, समानुपात का निशान हटाने के लिए K1 क्योंकि प्रथम कोटि की है, ये हो गई ग्राम, और ये प्रति लीटर में लीटर इनवर्स कर सकते, इस लीटर इनवर्स से ये लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, तो इधर बचा था K1 और इधर बचा था सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब वियोजित करते हैं तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन के आपका ऑक्सीजन का एक आधा अणु देता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि अभिक्रिया की दर केवल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वियोजित करने पर जल का अणु और आधा ऑक्सीजन का अणु देता है। यहाँ भी अभिकारक एक ही है और इसी एक अभिकारक पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि K1 मतलब प्रथम है, ठीक है।